गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि एटम क्या होता है और उससे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सिमिलरली ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एटम जो है वो आपस में जुड़ करके केमिकल रिएक्शन क्यों देते हैं और कैसे देते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। तो जैसा कि बच्चों आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा ही है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, वो होती है हमारी सेल, यानी कि जीवन की इकाई जो है वो है कोशिका। जैसा कि आपने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा होगा कि अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप किसी भी लिविंग थिंग को देखते हैं तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इसकी जो बेसिक यूनिट क्या है, जो मतलब सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? वो है एक कोशिका यानी कि सेल। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी के अंदर कि बायोलॉजी के अंदर बेसिक यूनिट है वो है सेल। लेकिन अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है? वो होती है एटम, यानी कि जीवन की इकाई जो है वो है परमाणु। किसी भी सजीव चीज में ले लो, चाहे किसी भी निर्जीव चीज के अंदर ले लो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होगी वो होगी एटम। यानी कि एटम्स ही आपकी किसी भी जो थिंग है उनको फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये हमेशा कैसा होता है? आपका स्फेरिकल इन नेचर में होता है, यानी कि ये हमेशा गोलाकार होता है। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो है गोल, यानी कि गोलाकार, स्फेरिकल। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा ही था कि जो हमारा मैटर फॉर्मेशन है वो कैसे होता था कि मैटर में एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और हमारा मैटर फॉर्म हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? परमाणुओं के जुड़ने से होता है। इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि ब्लू और रेड कलर के जो एटम्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक मैटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एक पदार्थ को बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसकी बेसिक यूनिट क्या है? किसी भी मैटर को फॉर्मेशन करने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो है हमारी एटम। अब हमने ये तो जान लिया कि एटम जो है वो हमारा स्फेरिकल है, ये सबको पता चल गया कि एटम स्फेरिकल है। क्या इसकी भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि एटम के अंदर क्या कुछ और भी है? तो देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी एटम लें और उसे बीच में से काट दें तो हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसकी आंतरिक संरचना है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। सबसे बीच में होता है हमारा, जो सबसे बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पर रेड और येलो कलर के जो स्फेयर्स हैं वो कहलाते हैं हमारे न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर है एटम का, उसके अंदर हमारे रेड और येलो कलर के पार्टिकल्स हैं। और इसके अगर हम चारों तरफ देखें तो जो सर्कल है उसके अंदर वाइट कलर के स्फेयर्स आपस में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये चारों ओर जो घूम रहे हैं ये क्या है? ये कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमारा जो एटम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक तो न्यूक्लियस जो कि सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एटम के अंदर दो चीजें तो पता चल गई कि एक है आपका न्यूक्लियस और एक है आपका इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कल के अंदर घूम रहा है। तो अब न्यूक्लियस जो है उसके अंदर भी हमें दो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लाल और पीले रंग के। अब ये क्या है? तो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर जो दो पार्टिकल्स हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इसे समराइज करूं और इसको देखूं कि हमारे जो एटम है उसके अंदर हमें क्या मिला, तो हमारा एटम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। और बाद में जो न्यूक्लियस में अंदर जो पार्टिकल मिले हमें वो क्या मिले? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि जो हमारा एटम है उसके अंदर तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि यही आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। यानी कि परमाणु के अंदर हमेशा तीन पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर। अब ज़रा हम बात करते हैं कि जो हमारा एटम है वो कैसा होता है प्रकृति में, मतलब उसका नेचर क्या है? क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है या वो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? तो बच्चों, जो हमारा एटम होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। हालांकि हमारे एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई चार्ज नहीं, मतलब वो ज़ीरो होता है। अब देखिए, हमने ये तो जाना कि एटम जो है वो न्यूट्रल है।
अब उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं लेकिन उन पे तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है और प्रोटॉन पे भी चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, क्योंकि उन्हीं पर चार्ज है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल है, तो वो कैसे न्यूट्रल है? देखिए, जब हमें ये पता चल गया है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव स्पीसीज है और एक नेगेटिव स्पीसीज है, तो कोई भी चीज़ ज़ीरो कब होती है? जब उसके अंदर पॉजिटिव अमाउंट जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना ही उसके अंदर नेगेटिव ऐड कर दें। यानी कि अगर मैं कहूँ -2 जमा जमा का 2, तो कितना हो गया? 0 हो गया ना। मतलब जितना नेगेटिव होगा उतना ही अगर पॉजिटिव होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर हम इसे एटम के टर्म्स में कहें, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एटम न्यूट्रल है। समझे बच्चे? समझ में आया आपको कि मैंने क्या बताया? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे एटम के अंदर उतने ही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और एटम हमेशा न्यूट्रल रहेगा। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि एटम जो है वो हमारा न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब अगर हम पुरानी स्ट्रक्चर को देखें जो हमने अभी पीछे देखी थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारा जो एटम है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं सर्कल्स के अंदर स्फीयर, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के बारे में जान लिया कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में जान लिया। लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि वो जो सर्कल हैं जिनके अंदर वो घूम रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में एक छोटा सर्कल होता है, फिर वो सर्कल बड़े होने लगते हैं। तो ये सर्कल क्या है? देखिए बच्चों, इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट, यानी कि शेल। चलिए मैं इनको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा 1। तो अगर उसका इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसको जो वो सर्कल के अंदर घूम रहा होगा उसको कहा जाता है शेल, या उसे कहते हैं ऑर्बिट। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं ना, जो सूरज के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं या रिवॉल्व हो रहे हैं, वो एक ऑर्बिट के अंदर हो रहे हैं। जैसे अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यही उनका ऑर्बिट है। अब देखिए, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक शेल है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर आपको 2 शेल दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए कि ऑक्सीजन के अंदर 2 शेल हैं। पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। अगर मैं 2 और 6 को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 8। अब इन जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के भी अपने नाम होते हैं। जैसे पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। लेकिन इसे साइंटिफिक टर्म्स में KLMN से डिनोट किया जाता है। और इन शेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कम तो हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, M के अंदर 18 एंड N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम। इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर जाएगा तो एटम हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा। और यही जो नंबर हैं जो हमने K, L, M और N के अंदर देखे, 2, 8, 18, 32, इन्हें ही मैजिक नंबर्स भी कहा जाता है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठते हैं उनके सामने आ जाता है कि भाई बताओ मैजिक नंबर्स कौन से होते हैं एटम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब शेल पूरा भरा हुआ होता है, जैसे के शेल है, के शेल अगर पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से तो वो उसका मैजिक नंबर है। इसी तरीके से अगर एल शेप शेल की बात करूं तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो उसका मैजिक नंबर है। तो यही हमारे मैजिक नंबर होते हैं। लेकिन चलिए, अभी हमने बात कर ली मैजिक नंबर्स की। अब हम बात करते हैं कि ये जो शेल्स हैं, इसके ऊपर वाला शेल जो सबसे बाहरी शेल है उसको क्या कहते हैं, और जो बाकी के अंदर शेल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पे हमने नोटेशन तो पता कर ली कि KLM और N शेल्स होते हैं एटम के अंदर। लेकिन इन शेल्स को कुछ किसी और नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ बच्चों, इन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बाहरी शेल को कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस। ठीक है, और जो इसके अंदर की जितनी भी शेल्स होंगी उन्हें कहा जाता है कोर शेल या आंतरिक शेल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जो वैलेंस शेल है यही आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब
अगर वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज घूमते रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कुछ भी होता रहे। सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा बच्चों, चलो हमने ये तो जान लिया कि हमारे जो एटम होता है उसके अंदर कई तरह के शेल्स होते हैं, K, L, M, N, जिनके अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2, 8, 18, 32, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि K शेल के अंदर जो सबसे पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं? 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते थे, 2 ही क्यों हैं? तो बच्चों देखिए, इसका आंसर बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया जाए तो हमें इसका आंसर मिलता है। हमको ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अभी आप माइंड में रखिए। सबसे पहली चीज़, जो न्यूक्लियस के सबसे पास जो शेल है, जो सर्कल है, वो सबसे छोटा है, क्योंकि बाकी शेल्स जो होते हैं वो उससे बड़े ही होते हैं। तो के शेल का साइज सबसे छोटा है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो आपस में अपोजिटली मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, अपोजिटली, एक दूसरे के विपरीत हैं जो उस सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं। वो क्यों दूर दूर हैं अभी बताता हूँ। अभी आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उसको उसके पास लेके जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे। जब नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो क्या होगा, कहते हैं ना भाई, लड़ाकू है दूसरा लड़ाकू हो, दोनों आपस में बिठा दो आप, क्या होगा, लड़ाई होगी दोनों के बीच में। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, जब सेम चार्ज आपस में पास पास आते हैं तो क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि दूर भगाते हैं कि भाई तुम दूर जाओ मुझसे। तो जो के शेल है उसके अंदर जो मिनिमम रिपल्शन है नेगेटिव नेगेटिव का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, जो सबसे कम रिपल्शन करता है वो सबसे दूरी पर बैठा हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत। अगर कोई तीसरा एलिमेंट आ जाए, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस शेल में आएगा तो क्या होगा, साइज जो है, जो मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। देखिए, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से दूरी पर हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो कम है। लेकिन जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होने लगी। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा ना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में पास पास आएंगे तो एक दूसरे को दूर करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि जो एटम है उस एटम के बीच में अनस्टेबिलिटी आएगी। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि एक स्टेबल एटम है, मतलब एक न्यूट्रल एटम है, उसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं ज़बरदस्ती उसके अंदर तीसरा इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, मतलब इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरा जो स्टेबल एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इसके अगली शेल की, यानी कि जो इसका के एल शेल है, जो के बाद आता है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं 8 से ज़्यादा एक नौवा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालने लगूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी होगी वो और कम हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी हैं, उसमें नवा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी, जिससे कि रिपल्शन होगा और वो एटम को अनस्टेबल कर देगा, मतलब कि वो स्थायी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि के शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी शेल्स हैं उनके अंदर अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इंटरनल, उसमें हमने ये भी जान लिया कि एटम के जो अंदर होते हैं वो 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। लेकिन क्या एटम हमेशा न्यूट्रल ही रहता है? अभी तो हम कहेंगे यस, कि हाँ, एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। लेकिन एटम को एनर्जी दी जाए, मतलब कि आपने एटम को एनर्जी दे दी तो एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा और उसे आयन कहते हैं।
तो बच्चों आयन जो होता है वो कैसे बनता है? आयन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन खोता या पाता है, मतलब परमाणु में से या तो निकल जाए या वो परमाणु में आ जाए, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। किसके ऊपर? एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, उसे ही आयन कहते हैं। मतलब कि अगर एटम है, एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका धन आयन, जिसे कैटायन भी कहते हैं, और एक होता है आपका ऋण आयन यानी कि एनायन। अब इसको थोड़ा सा और पिक्चर या विजुअलाइज करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जब एटम को हम एनर्जी देते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, यानी कि वो बन जाएगा आपका कैटायन। लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? वो आ जाएगा नेगेटिव, और वो हो जाएगा आपका एनायन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन, यही आपका एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट करता है, और इसे ही हम आयंस कहते हैं। अब आयंस जो हैं उसका गेन और लॉस तो हमें पता चल गया कि होता है, लेकिन अब अगर हम इसे विजुअलाइज करें, उसको देखना चाहें कि उसका लॉस और गेन कैसे होता है, तो हम उसे कैसे देख सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको। जब एटम को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, यही हमने पढ़ा है अभी, जिससे कि उसके ऊपर चार्ज आता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा सोडियम है, एक तरफ हमारा सोडियम है और एक तरफ हमारा क्लोरीन है। तो अगर हम सोडियम के एटम को, जिसके अंदर की 3 शेल हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल, जिसमें कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर 8 है और एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब आप ज़रा के, एल और एम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 11। ठीक है? तो हमारा जो सोडियम एटम है, जब उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके एम शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी से सबसे जो बाहरी शेल है, जिसे वैलेंस शेल कहा जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 1। लेकिन जब हम उसे एनर्जी देते हैं, देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब हम उसे एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये जो ब्लू डॉट है, ब्लू इलेक्ट्रॉन है, ये रिमूव हो रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? सोडियम के ऊपर प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 1 इलेक्ट्रॉन निकला ना। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्लस का चार्ज। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 2 प्लस का चार्ज आता। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 11। लेकिन जब सोडियम आयन बना तब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? तब भी हमारा एटॉमिक नंबर 11 रहा, जबकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया। ठीक है? उसकी एक शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एम शेल खत्म हो गई, तब भी उसका एटॉमिक नंबर 11 रहा। तो इससे एक चीज़ पता चली बच्चों कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला उसका एटॉमिक नंबर 11 से 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 11 ही रहा। तो एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड किया? एटॉमिक नंबर डिपेंड किया आपका प्रोटॉन के ऊपर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। क्योंकि देखिए चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन पर है और इलेक्ट्रॉन पर है। इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकिन एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रहा किस पे फर्क? फर्क रहा सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन उतने ही हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन चेंज नहीं हुए। तो एटॉमिक नंबर भी सोडियम का 11 ही रहा। अब जरा बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है उसका एम शेल जो है उसके अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब उसे एनर्जी मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन उसकी शेल के अंदर चला आया, अब उसकी एम शेल के अंदर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टेकअप है, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया गया है, निकला नहीं है, लिया है। एम शेल जो था उसके अंदर 7 थे, ठीक है, उसको 8 लेने हैं, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और वहाँ पर उसके एम शेल में हो गए 8। अब क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आया? देखिए क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं था पहले, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एम शेल में। लेकिन जब मैंने उसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
दोनों बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर, लेकिन जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसे दिया तो प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ गई तो उस पर कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है। जैसे कि सोडियम में से निकला था एक इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है एक तो नेगेटिव आया। चलिए अब बात करते हैं हम एटम से मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कि एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ए एटम है और एक बी एटम है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका ए और बी। चलिए इसका एग्जाम्पल से इसको इजीली समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमने अभी पहले पढ़ा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है एक, यानी कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि एक शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उसे शेल को पूरा करना है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो रहा है। अब वो मिक्स होकर के क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए H और H है ना, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन अब एकदम बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग बन रही है, ये आपकी शेयरिंग कहलाती है। इसी से आपका मॉलिक्यूल बन रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पार्टिसिपेशन क्यों हो रही है। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि ठीक है, हमारे पास एक हाइड्रोजन था, आपस में जुड़ के H2 बना गए, लेकिन ये दो परमाणु, ये दो एटम है, आपस में जुड़े क्यों, क्या रीज़न था कि ये जुड़ गए। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़रूर आता है। तो देखिए, परमाणु क्यों जुड़े, क्योंकि इन एटम्स को अपना शेल पूरा करना था। अब आप कहेंगे कि शेल पूरा, पहले से उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो पूरे ही हैं। नहीं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि आपने पढ़ा है कि के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो। तो अगर किसी भी एटम के अंदर 2, 8, 18 जो मैजिक नंबर्स हमने पढ़े थे, वैसे अगर वो नंबर्स हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब वो किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जो हमने अभी पीछे देखा है, हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब वो आपस में शेयर होते हैं, शेयर कैसे है, शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, आप अपने एक दोस्त से कहते हो यार मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तू मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तुझे कल दे दूंगा। यानी कि आपने उससे 100 रुपये लिए, लेकिन आप उसे वापस भी करोगे 100 रुपये, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि आपने ले लिया, भाई अब तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, बाद में देखेंगे कभी। लेकिन नहीं, आपने कहा कि मैं कल वापस करूँगा, तो यहाँ पे हो गई शेयरिंग। इसी तरीके से यहाँ पे भी शेयरिंग होती है। जब एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। अब आप कहेंगे मैं इसे विजुअलाइज कैसे करूँ। तो देखिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम जो है ना, इनका सर्कल देखिए, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है कि जो एक हाइड्रोजन का सर्कल है, उसके अंदर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके एरिया के अंदर चले जाते हैं। जब जिसके भी एरिया के अंदर वो जाएंगे, यानी कि वहाँ पे शेयरिंग होनी शुरू हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे उनका जो वैलेंस शेल है वो पूरा हो गया। कैसे, पहले हाइड्रोजन के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, लेकिन जब वो शेयर हुए तो हर हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने शेयर हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए और एक हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए तो कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड बना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक सिंगल लाइन, इसे बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दो एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर गए। इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए मैं एक वाटर का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन। वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता है, H2O होता है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मेशन कैसे होती है, अब देखिए, ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी कि जो बाहरी शैल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 6, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि 2 अंदर होंगे और 6 बाहर होंगे। के शेल के अंदर सिर्फ 2 जा सकते हैं, तो इसलिए अंदर 2, बाकी बाहर 6।
अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है, यानी कि फॉर्मेशन करनी है मुझे वाटर की। तो मैं कैसे करूँगा? हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इस ऑर्बिट को पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1 है, लेकिन उसके जो ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। तो अगर वो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अभी हमने देखी थी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन के पास 6 थे तो वो 7 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन के पास 1 है तो वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला जो हाइड्रोजन है, अगर वो अपना एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से, तो उसके भी पूरे हो जाएंगे। तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन का जो सर्कल है उसके ऊपर हाइड्रोजन का जो ब्लू इलेक्ट्रॉन है वो आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। गिन के देखिए आप, 6 तो हो गए आपके येलो कलर के डॉट और 2 हो गए आपके ब्लू कलर के डॉट, यानी कि ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। यानी कि इसका ऑर्बिट हो गया पूरा। पहले 6 थे ना, और इसको चाहिए कितने थे? 2, 8, 18, 32, आपको याद होगा। तो 2, 8 पूरे हो गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 पूरे हो गए। अभी इसी तरीके से हाइड्रोजन पे देखिए, हाइड्रोजन का जो सर्कल है, जो ऑर्बिट है, उस पे एक ब्लू कलर का था, अब लेकिन ऑक्सीजन का येलो भी आ गया, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। इसका भी शेल पूरा हो गया। तो यहाँ पे जब शेल पूरे होते हैं, तो शेल को पूरा करना यानी कि स्टेबलाइज होना, मतलब स्थायी हो जाना, मतलब एकदम क्या कहते हैं ना, स्टेबल हो गया मैं अपने लाइफ में। तो वही स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन होती हैं, और रिएक्शन का जो मेन कारण है वो स्टेबिलिटी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एटम्स हैं वो आपस में जो इंटरकनेक्ट हुए हैं, जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपके एटम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है। हमने ये तो जान लिया कि भाई जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़ करके अपने जो ऑर्बिट्स हैं उनको पूरा फिल कर लेते हैं, और उससे आपके मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? देखिए, कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो आपस में शेयर होगा या ट्रांसफ़र होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। अभी आपने क्या देखा था कि 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसे हम केमिकल रिएक्शंस में काउंट करते हैं शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेयरिंग केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से एक ट्रांसफ़र होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर हम शेयरिंग का एग्जांपल लें, तो हमने देखा था कि 2 हाइड्रोजन एटम आपस में शेयर होकर के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र में क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और कोई एक इलेक्ट्रॉन ले ले। देखिए, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया जब एनर्जी दी, और जो क्लोरीन था उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखिए, सोडियम के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन के बाहरी शेल में कितने हैं? 7। उसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। और सोडियम को चाहिए कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। वो एक इलेक्ट्रॉन निकालना बेहतर समझेगा 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। तो इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जबकि जो क्लोरीन है जिसके पास ऑलरेडी 7 हैं, वो 7 निकालने की बजाय वो कहेगा कि भाई 1 दे दो मुझे। तो उसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि केमिकल रिएक्शन 2 तरह से हो सकते हैं, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब केमिकल रिएक्शन डिपेंड किस पे करती हैं? जैसे मैंने कह दिया कि केमिकल रिएक्शन होगी तो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, कि भाई ट्रांसफ़र हो जाए तो रिएक्शन हो जाएगी, या फिर आपका शेयरिंग हो जाए तो उससे हो जाएगी। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि शेयरिंग कहाँ होगी और ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जो बीच वाला है वो कार्बन है। इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 1। आप इसमें गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईज़िली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
हाइड्रोजन में 1, कार्बन में 4 और ऑक्सीजन में 6। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है कि मतलब कौन सी रिएक्शन कौन सी देगी, मतलब शेयरिंग होगी या फिर ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो डिपेंड करता है आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर। इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को मिडिल में रख दूं कि भाई मेरे 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयरिंग करेंगे या फिर ट्रांसफर होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 3 है, 2 हैं, 1 है, 1 से नीचे तो हो नहीं सकते, तो 4 से नीचे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे तो वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर 4 से ऊपर वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब जो वैलेंसी होगी वो कैसे काउंट करेंगे, तो वैलेंसी काउंट करने के लिए देखिए 4 से नीचे वाले होंगे तो वो उनकी वैलेंसी उतनी होगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होंगे। अगर बाहरी शेल में 3 है तो 3 वैलेंसी हो गई, 2 है तो 2 हो गई। लेकिन अगर 4 से ऊपर है तो वैलेंसी कैसे काउंट होगी, तब वैलेंसी काउंट होगी कि आउटर मोस्ट में जितने टोटल नंबर ऑफ आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन के माइनस जितने इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में अभी प्रेजेंट हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 से ऊपर है ना, तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो बाहरी कोश है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, 6। 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। जबकि अगर मैं 4 से नीचे वालों की बात करूं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वही काउंट होंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव का चार्ज चाहिए, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, खाने से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई इसको देना चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। लेकिन अगर 4 से कम है, मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ये दे सकते हैं कि भाई ले लो, चलो मेरे पास तो कम ही है, ले लो। इसके पास 4 से ऊपर है, ये 4 से ऊपर वाले जो होते हैं ना, ये बड़े ही नालायक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। लेकिन जो 4 से कम वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कहते हैं भाई ले लो यार, बस रिएक्शन करो, ले लो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वैलेंसी 4 से ऊपर है तो वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन देंगे, लेकिन अगर वैलेंसी 4 से नीचे है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी को। अभी हमने ये तो जान लिया कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम ज़रा बात करते हैं कि एलिमेंट और उनकी वैलेंसी क्या होती है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 1 से लेके 12 तक मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं सबके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम और मैग्नीशियम। अब इनकी वैलेंसी कैसे काउंट होगी, देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट के अंदर नंबर लिखे हैं, ये इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बेसिकली ये। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 है ना इसका, यानी कि इसकी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है तो इसका मतलब 1। हीलियम की वैलेंसी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको पिछले वाले जो फॉर्मूले में बताया था कि जो वैलेंसी 2, 8, 18 जिसमें होंगे उसमें क्या होगा, 2, 8, 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0। हीलियम की वैलेंसी जो होगी वो होगी 0, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब ज़रा लिथियम की बात करते हैं। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आएंगे, दूसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इसमें वैलेंसी कितनी हो गई बेरिलियम की, पहले में 2, दूसरे में 2, तो 2 हो गई। बोरोन को कितना हो गया, पहले में 2, दूसरे में 3, तो 3 आ गई। कार्बन की कितनी हो गई, 6 एटॉमिक नंबर है, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 4, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। अब ज़रा नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि इसके पहली शेल के अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन,
फिर जो बाहरी शेल के अंदर होंगे उसके अंदर कितने होंगे 5, 2 और 5 7। यानी कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी कि बाहरी कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए आपके 5 यानी कि 4 से ज़्यादा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? बाहरी कोश यानी कि दूसरा कोश है यानी कि 8 मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 8 माइनस 5 क्योंकि अभी कितने हैं 5, तो 8 में से 5 गए कितने बचे 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 और 6, 8 माइनस 6 2। फ्लोरीन का 1। अब यहाँ पे देखें नियॉन आ गया, नियॉन का कितना होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 10, इसमें क्या होगा इसमें होगा आपका 2 और 8 यानी कि 8 माइनस 8 बराबर 0। यानी कि जिनकी वैलेंसी 0 होगी वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। समझ गए बच्चों कि एलिमेंट और उनकी वैलेंसी कैसे निकालते हैं और उनका जो केमिकल रिएक्शन से कनेक्शन है वो क्या है। जिन भी एलिमेंट की वैलेंसी 0 होगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे एलिमेंट जिनके बाहरी कोश भरे हुए हों पूरे नंबर से इलेक्ट्रॉन के, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वैलेंसी से कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। यहाँ पे देखिए हम सिंबल लेते हैं सोडियम का और क्लोरीन का। अब सोडियम का आपको पता है कि सोडियम के अंदर जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1। इसी तरीके से क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी कि 2 8 और 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिए वैलेंसी निकालिए क्लोरीन की कितनी हो गई, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में है 7, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि सोडियम को 1 क्लोरीन को 1, तो हमारा क्या बन गया NaCl। बहुत आसान। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं MgCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसे जरा भरिए 2 और 8 कितने हो गए 10। अब तीसरे शेल में जाएगा तो वो कितना बताएगा आपको, वो बताएगा आपको तीसरे शेल में जाने पर कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 4 से कम है, इसका मतलब Mg के नीचे वैलेंसी कितनी है 2। क्लोरीन की आपको 1 पता है। अब ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा फार्मूला MgCl2। इसी तरीके से अगर हम कार्बन और क्लोरीन की करते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, अभी आपने पढ़ा है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की होती है 1, तो इसका फार्मूला क्या हो गया CCl4। बहुत आसान। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये फार्मूला क्या बनेगा, देखिए फार्मूला क्या बनेगा, 2 से गुणा हुई C की और 4 से गुणा हुई O की, तो क्या फार्मूला है C2O4। लेकिन दोनों के अंदर 2 का फैक्टर है ना, 2 से दोनों कट सकते हैं। 2 से अगर 2 को काटूँ तो 1 आ गया, और 2 से अगर 4 को काटूँ तो 2 आ गया। तो क्या बन गया मेरा फार्मूला CO2। है ना आसान। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, और ऑक्सीजन में 2, तो फार्मूला क्या बन गया H2O। इसी तरीके से एल्यूमिनियम और क्लोरीन की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। देखिए 13 है तो 2 8 तो ऐसे ही भर दोगे आप, पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 10 सॉरी 8, तो टोटल हो गए 10, बचे कितने 3, 4 से कम है ना 3, तो वैलेंसी हो गई 3। क्लोरीन का हो गया 1, तो फार्मूला क्या हो गया AlCl3। इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NH3। इसी तरीके से जो आखिरी एग्जांपल है वो है आपका हाइड्रोजन और सल्फर। देखिए ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर OS, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना तो सल्फर की भी वैलेंसी 2 रहेगी, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा H2S। तो अगर आपको वैलेंसी पता है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बहुत इजी और बहुत ही कन्वीनियंट वे है अगर आप मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, अगर आपको वैलेंसी पता है तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे कि आपको क्लियर हो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का। देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना रहे हैं
H2O, आपने देखा था अभी H2O कैसे बनता है, वाटर। लेकिन अगर आप इसको और विजुअलाइज करना चाहें अच्छे से तो हम उसको किस तरह से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन है जिनके आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो आपस में इंटरैक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए इंटरैक्शन होने पर जो हमारे पास फिगर समझ में आती है उसमें देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब देखिए एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि शेयरिंग कितनी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे जो वाटर की स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड। इसी तरीके से क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर करके कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं और हमारा वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब एक कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसकी वैलेंसी 4 है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 2, और कार्बन को पूरे करने के लिए चाहिए 4 क्योंकि उसके पास 4 हैं। तो अगर हम 2 ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो 2 ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, जिससे कि ऑक्सीजन के 6 जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे कंप्लीट होकर 8 हो जाते हैं और कार्बन के 4 की जगह 8 हो जाते हैं पूरे 2 ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करने पर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ऑक्सीजन ने कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ किए शेयर करने में, 2, यानी कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो कितने बॉन्ड बने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए ना। इसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन में क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने और हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बात हुई हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, देखिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो कंपाउंड कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का, जब आपस में जुड़ते हैं तो वो नमक बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करते हैं ट्रांसफ़र रिएक्शन के थ्रू। देखिए यहाँ पर एक तरफ है सोडियम लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ है क्लोरीन जो हमारा राइट साइड में। यहाँ पे देखिए जब आप किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है, जब उसे आप एनर्जी दोगे तो एटम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपने दे दी है कि अब वो इतना फोर्सफुल हो गया है कि अब वो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे आप एनर्जी दोगे, वो क्या करेगा, वो निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा देखिए यहाँ पे जो शेल का साइज है वो छोटा हो गया क्योंकि एम शेल खत्म हो गई, यानी कि 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो जब आपने सोडियम को एनर्जी दी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम के ऊपर आया प्लस चार्ज। दूसरी चीज़ जो उसकी एम शेल थी, के एल एम, देखिए पहली शेल है के, दूसरी है एल, तीसरी है एम। जो एम शेल है जैसे ही आपने उसे एनर्जी दी वो हो गई ख़त्म, यानी कि उसका साइज हो गया छोटा, एटम छोटा हो गया ना क्योंकि एम शेल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया तो उसका साइज छोटा हो गया और उसके ऊपर आ गया एक प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर 2 होते तो कितना चार्ज आता, 2 प्लस का। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये गया आपका क्लोरीन के पास। क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था जब तक उसने इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया। जैसे ही उसने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट के अंदर लिया, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखिए उसके पास ऑलरेडी पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है वो कम हो गई ना उस सर्कल के अंदर। मान लीजिए पहले में 7 थे, एक बराबर दूरी पे बैठे हुए थे,
लेकिन जैसे ही 8वां आया तो अब क्या होगा, जैसे कि ऐसे समझिए कि आप एक सोफे पर बैठे हैं 3 लोग, ठीक है, आराम से बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई चौथे को बैठाओ, चौथा आ गया, तो आप क्या कहोगे, अरे यार बड़ी बिच हो गई, अब तो बहुत ज़्यादा एक को उठना पड़ेगा, या फिर थोड़ा एडजस्ट करके बैठोगे। तो वही हाल यहाँ पर है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर आया तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है ऑर्बिट के अंदर वो कम हो गई, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो क्या होगा, रिपेल होगा ना। तो जब वो रिपल्शन होना शुरू हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या होगा, अब धक्का मुक्की होगी तो एक दूसरे को दूर दूर करोगे ना, जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि जब इलेक्ट्रॉन निकला तब तो साइज छोटा हुआ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लिया तो साइज बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा। तो हमें ये पता चला बच्चों कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। सोडियम के अंदर जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और क्लोरीन के पास वो चला जाता है। चलिए इसे अब और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ पे एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम के एम शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब आप उन्हें एनर्जी दोगे तो वो क्या करेंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, जब वैलेंसी 4 से कम होगी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होते तो क्या होता, शेयरिंग होती। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो आपने एनर्जी दी तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2। तो 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो खो रहा है। लेकिन इसी तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके क्लोरीन के ऊपर जा रहे हैं तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन जो आउटर में है वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और अपने ऑर्बिट को पूरा कर रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम के ऑर्बिट पूरे हो गए, 2 अंदर हैं और 8 बाहर हैं, और जो 2 बाहर थे ना वो निकल गए, तो बचे कितने, 2 और 8, ऑर्बिट पूरा हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन के पास 7 थे, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 हो गए, दूसरे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 हो गए। तो यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर एक एक नेगेटिव का चार्ज, यानी कि MgCl2। ये आपका कंपाउंड बन गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि आपको एग्जाम्पल की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन क्या होती है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। शेयरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसफर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा एक शेल से और दूसरे के पास चला जाएगा, जिससे के ऊपर उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, जहां से निकलेगा उसके ऊपर प्लस और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जाना उसमें हमने क्या जाना कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो न्यूट्रल होता है, जो हमें एटम मिलते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ज़बरदस्ती का चार्ज हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी जाना कि जो हमारा एटम होता है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमें क्या पता चलता है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है। जो हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमारा एक तो होता है न्यूक्लियस, जो कि हमारा सेंटर पे होता है एटम के, हर एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस ज़रूर होगा और वो हमेशा होगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या पता चलता है, क्या क्या होते हैं पता है। जो उसके चारों ओर घूम रहा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो स्फेयर्स हमारे घूम रहे होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और वो किस में घूम रहे होते हैं, वो एक ऑर्बिट या शेल के अंदर घूम रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हमें पता चली एटम की, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो मिलके बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व हो रहा होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो हमारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोराइड की पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो शेयरिंग या ट्रांसफ़र से होती हैं, और जिसके अंदर जो ट्रांसफ़र रिएक्शन होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक तरफ से निकलते हैं और एक तरफ से मतलब एक लूज करेगा और एक गेन करेगा, एक खोएगा और एक पाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम की वो क्या होती है। एटम जो होता है हमारा
वो स्फेरिकल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। और जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह से होती हैं, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है और एक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देखा है। तो बच्चों यहाँ पे आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा एटम क्या होता है, एटम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आपको क्या पता चल गया होगा इसके अंदर, ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या उनका मैकेनिज्म होता है कि वो किस तरह से उस चीज़ को फॉलो करती है। चलिए बच्चों, अभी हम बात करते हैं एलिमेंट की, तत्व की। अभी तक हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है कि आपस में एटम जोड़ करके अणु बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जरा तत्व की, कि तत्व क्या होता है। देखिए, तत्व क्या होता है कि जो तो आपका पास कोई भी सब्सटेंस हो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म, कोई भी चीज़ हो जिसकी प्योरेस्ट फॉर्म हो, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, फर्दर उसको तोड़ ही नहीं सकते किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। यानी पदार्थ का वो प्योर रूप जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल टेक्निक के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उसको और छोटा किया नहीं जा सकता। चलिए इसका एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, मतलब एक लोहे का टुकड़ा है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, आयरन का पाउडर, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा ना। यानी कि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको तोड़ भी रहा हूँ या ज़बरदस्ती इसके साथ इसको पाउडर बना भी रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आयरन ही मिल रहा है, आयरन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक कार, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे, जाहिर है कार के पहिए मिलेंगे, शीशा मिलेगा, व्हील स्टीयरिंग मिलेगा। यानी कि मैं इसको फर्दर तोड़ रहा हूँ ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। मतलब कार तो नहीं बन के आ रही कि छोटी छोटी कारें आ गई। तो कार मेरा एलिमेंट नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, जबकि मेरा जो आयरन का ब्लॉक है वो मेरा प्योरेस्ट फॉर्म में है और वो एलिमेंट है। तो बच्चों एलिमेंट क्या होता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि कंपाउंड क्या है, तो देखिए एलिमेंट आपको पता चल गया कि प्योरेस्ट फॉर्म को एलिमेंट कहते हैं, लेकिन कंपाउंड क्या है, जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। समझ रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा तत्वों को जोड़ दिया जाता है तो उससे जो बन के आता है उसे कंपाउंड कहते हैं या यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सोडियम का एग्जाम्पल। ये सोडियम मेटल है, कुछ और नहीं है, मेटल है। और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ क्लोरीन गैस। देखिए एक तरफ मेटल है और दूसरी तरफ गैस है, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, मेरा नमक। अब आप कहेंगे ये क्या बन गया, मैंने कहा हाँ ये नमक बनेगा। जब आप सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपका नमक बन के आता है। अब आप कहोगे कि नमक इससे बनता है, जी हाँ, नमक मेटल से और नॉन मेटल से मिलके बना है। मतलब एक तरफ मेटल है एक तरफ नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, नमक। तो बच्चों आपको पता चला तत्व क्या होता है और कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या होता है। अब बात करते हैं मिश्रण की। देखिए मिश्रण, मिक्सचर, आपने नमकीन बहुत खाई होगी। मिक्सचर क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा या तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, आपस में जोड़ दो लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। समझ रहे, अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या कहूँगा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर दो या दो से अधिक या तो तत्व हों या कंपाउंड हो और उन्हें बिना केमिकल रिएक्शन के मिक्स कर दिया गया है, वही आपका मिश्रण है। दैट इज़ मिक्सचर ओनली। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, आपने नमकीन खाई होगी बहुत सारी, आपने टॉफ़ियाँ देखी होंगी कई कलर की, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, वो बस ऐसे के एज इट इज़ रखी हुई हैं। तो ये आपका मिक्सचर का एग्जाम्पल है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैक टी है। अब देखिए ब्लैक टी है तो उसके जो एटम्स होंगे वो उसी की तरह के होंगे, तो ये मेरा एक एलिमेंट है। इसी तरीके से मैं अगर एक दूध ले लेता हूँ, दूध का गिलास, जो दूध है मेरा ये भी अपना एक एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर दूध के एटम है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक चाय, ठीक है, चाय का कप। अगर मैं इस चाय को कंपाउंड कहता हूँ और इसके साथ एक ब्लैक कॉफ़ी मैं और ले लेता हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी ऑलरेडी अपने आप में एक कंपाउंड है। जब ब्लैक कॉफ़ी को
मैं चाय के साथ मिक्स करता हूँ तो दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो रहे हैं। जब दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कैपेचिनो कॉफ़ी। यानी कि मैंने दो एलिमेंट को आपस में जोड़ा और एक कंपाउंड बनाया जो कि मेरी चाय थी। ठीक है, फिर चाय और कॉफ़ी को मैंने लिया जो कि आपस में कंपाउंड है, उन दोनों को जोड़ा और मैंने क्या बना दिया, मिक्सचर। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। एलिमेंट क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। और मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें तत्व तो पता चल ही गया है, अब हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण की। मतलब कि हमारे जो तत्व हैं वो पीरियोडिक टेबल, एक टेबल होती है जिसे आवर्त सारणी भी कहा जाता है, उसके अंदर अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल को। यह है हमारी पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। यही आपका एलिमेंट है, इसी को तत्व कहा जाता है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ है 1 और हाइड्रोजन जहाँ पे लिखा हुआ है उसका नीचे लिखा है 1.008। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये दो चीज़ें क्या हैं। देखिए, जो पहली चीज़ है वो दिखा रही है एटॉमिक नंबर, और जो दूसरी चीज़ जो 1.008 दिखा रही है वो दिखा रही है मास। हाइड्रोजन का मास क्या है। अब देखिए, कोई भी जो एलिमेंट या तत्व होता है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। उसको कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन को मुझे दिखाना है उसकी एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसे मैं कैसे दिखाऊंगा, कैसे लिखूंगा हाइड्रोजन। तो देखिए, उसको लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो x है, ये x क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे आप लिखेंगे H, उसके ऊपर ये A लिखा हुआ है, ये क्या है, ये है आपका मास नंबर। यानी कि आपके जो ये 1.008 लिखा है, आप यहाँ पे लिखेंगे 1.008। और ये जो Z है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये है आपका एटॉमिक नंबर यानी कि 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 1। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको लिखना है तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप लिखते हैं कि एलिमेंट आपको किस तरह से लिखना चाहिए। पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख के दिखाइए एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो आप ऐसे लिख करके दिखाएंगे। अब ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे हमने देखे कि बहुत सारे हैं, लेकिन ये कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है एक्चुअली में, इसमें अभी तक 118 यानी कि 118 एलिमेंट ज्ञात हो चुके हैं। देखिए बच्चों, 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पे तत्वों का अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 118 होते हैं। बस इतना ही आपको इसमें याद करना है और इतना ही आपको समझना है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या होती है, तत्वों का वर्गीकरण उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार करने पर जो हमारे पास टेबल बनती है उसे ही पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब 9th क्लास में एक जो इम्पॉर्टेंट सी डेफिनेशन है वो आती है। देखिए, अभी हमने यहाँ पर बात करी थी तत्वों के बारे में, तो तत्वों में हमने क्या जाना, एटॉमिक नंबर जो कि आपका प्रोटॉन का नंबर होता है और एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब हम जरा परमाणु भार यानी एटॉमिक मास के ऊपर बात करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है आपका, देखिए, अगर डेफिनेशन को आप रटना चाहें तो रट सकते हैं, वैसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होती है। अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 एटॉमिक मास इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब ये रट तो सकते हो, लेकिन समझ में आया नहीं आया ना। देखिए, इसको कैसे समझते हैं, आपको एटम तो पता ही है कि एटम क्या होता है, स्फेरिकल पार्टिकल एटम कहलाता है। कार्बन का एटम यानी कि कार्बन का देखिए नीचे 6 है ऊपर 12 है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 6, मास कितना है 12। तो कार्बन का एक एटम जिसका मास 12 है, अगर उसे 12 से ही डिवाइड कर दूं, यानी कि कार्बन का एक एटम जिसका मास है 12, उसे अगर मैं 12 से भाग कर दूं तो उसका मास कितना बचा, 1। 12 से 12 को भाग करोगे क्या आएगा, 1। तो वही आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU है। यही डेफिनेशन है, पढ़ लो चाहे आप। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU इज अ मास यूनिट, वो मास यूनिट है इक्वल टू, बराबर किसके, एग्जैक्टली 1/12 यानी कि 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम के मास के।
कार्बन का एक एटम लिया ना हमने यहाँ पे 12, जिसका मास दिख रहा है 12, उसको हमने 12 से भाग कर दिया, 1 mu आ गया, वही आपका एटॉमिक मास है। अब देखिए बच्चों, जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटम होता है उसमें जो एटॉमिक मास होता है वो कहाँ होता है। गैस कर सकते हैं कहाँ पर होता है? देखिए, जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वहीं पर आपका एटॉमिक मास होगा उस एटम का। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी तो हैं एटम के अंदर। देखिए, इलेक्ट्रॉन बहुत 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 हल्के होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सारा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एटम के अंदर वो होता है आपका न्यूक्लियस के ऊपर। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आई कि एटॉमिक मास कहाँ होता है एटम के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। और मास नंबर क्या होता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है बेसिकली पहले बता देता हूँ। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन है कितने प्रोटॉन है, यही आपका मास नंबर कहलाता है। लेकिन कंफ्यूज मत हो ना एटॉमिक मास और मास नंबर में। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि मास नंबर को एटॉमिक मास पेपर में लिख दिया जाता है, लेकिन मास नंबर और एटॉमिक मास थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन होते अलग अलग ही हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एटॉमिक मास क्या होता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। मतलब कि जो मास रहेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर वो बराबर रहेगा। अब इसको देखिए कैसे समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। पहली चीज़ ये समझ में आ गया ना कि मास जो है किसी भी सिस्टम में ना तो बनाया जाएगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक, अब इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, आपने मैथ में तो पढ़ा ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वही चीज़ है, केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे रखी है तो आपको बस क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड मास के बराबर रखना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मुझे बातों पे ध्यान नहीं देना, मुझे अभी सिर्फ ध्यान देना है ये जो वाइट कलर में इक्वेशन दे रखी है। इसमें दे रखा है सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड गिव्स, यहाँ पे जो एरो है यही आपका इक्वल है। इसको आपको ध्यान में रखना है अपने माइंड में। क्या दिया उसने? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आपने यहाँ पर, ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन सब की जो वैल्यू है, मास की वैल्यू है वो लिखनी है बस। देखिए सोडियम कार्बोनेट का 5.3, इथेनॉइक का 6 ग्राम, सोडियम इथेनॉइट 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 और वाटर 0.9। अब आपने क्या इसको प्रूव करना है, इन्होंने पूछा है कि क्या ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगाना है और सबके मास को जोड़ देना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पर जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पर जुड़ जाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ कितना मास आ रहा है, 11.3 ग्राम। दैट मीन्स ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ये इसको फॉलो करती है। और इसी के बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आपको बस निकालना है। वहाँ ये वो आपसे ये भी कह सकता है कि ये रिएक्शन फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को। अब वो क्या करेगा, ये बता दिया उसने कि ये फॉलो कर रही है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो होगी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मास होगा। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा सोडियम कार्बोनेट का मास निकालो। वो सोडियम कार्बोनेट का मास गायब कर देगा, जो 5.3 है उसको हटा देगा, कहेगा 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड बना, 8.2 ग्राम सोडियम इथेनॉइड बना, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर बना। बताओ सोडियम कार्बोनेट कितना बना? तो आप निकाल सकते हो, 11.3 में से 6 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। सिमिलरली इसका एक दूसरा लॉ भी है जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब इसे याद कैसे करते हैं? देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसकी एक कांस्टेंट कंपोजिशन होगी। जैसे वाटर, सिंपल, वाटर का मतलब H2O। अब ये H2O नदी का हो, मतलब पानी चाहे नदी से लेके आओ, चाहे गटर से लेके आओ, चाहे समुद्र से लेके आओ, कहीं से ले आओ पानी, चाहे वो बारिश में से बरसाओ, उसकी कंपोजिशन रहेगी वाटर ही। वो ऐसा नहीं है कि सी वाटर है तो उसका फार्मूला अलग हो गया,
रिवर वाटर है तो उसका फार्मूला अलग हो गया, गंदा पानी है तो उसका फार्मूला अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वाटर का फार्मूला है H2O, तो वो चाहे कहीं से भी आता रहे उसकी प्रोपोर्शन सेम रहेगी। अब देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है, what mass of oxygen gas would be required to completely react with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए बहुत आसान है, इसको करना बहुत ईजी है। ये हमारी रिएक्शन है। सबसे पहले आप रिएक्शन लिख दिए H2 प्लस O टेंड्स टू H2O। उन्होंने रेशियो दे दिया मास का। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2, यानी कि मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन मास कितना है? मास होता है 16। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही जानेंगे कि यहाँ पे मास कितना है। देखिए यहाँ पे 1:8 रेशियो लिखा हुआ है ना, तो आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। चलिए अभी करते हैं कन्वर्ट। अब इसके आगे ज़रा देखते हैं कि आगे क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ की गई, तो ऑक्सीजन कितनी यूज़ होगी वाटर को बनाने के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास आपको पता चल गया। हाइड्रोजन का है आपको 2 और ऑक्सीजन का है 16। तो आपको क्या करना है, आपने सिंपल H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बटे बटे में लिख देना है। H2 ऊपर और ऑक्सीजन नीचे। H2 डिवाइड बाय ऑक्सीजन। एक तरफ लिख दो नॉन, एक तरफ लिख दो अननोन, यानी कि एक तरफ आपको पता है और एक तरफ आपको नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, जो पता है वो क्या पता है कि वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है? 2 डिवाइड बाय 16, यानी कि हाइड्रोजन डिवाइड बाय ऑक्सीजन। और जो नहीं पता है वो कितना है कि आपसे पूछा गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ करूं तो ऑक्सीजन कितना होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है x, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 24 ग्राम। तो सिंपल है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट पे क्वेश्चन आना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरीके से बात करते हैं अब हम मोल्स के ऊपर, जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसके ऊपर, पर ज़्यादा हार्ड नहीं होते। ठीक है, मोल्स क्या होता है? देखिए किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की मात्रा, मतलब रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है उसको मोल्स कहा जाता है। बहुत सिंपल है, इसको पता नहीं कितना डिफिकल्ट बना रखा है। मोल्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की मात्रा केमिकल रिएक्शन में मोल कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए H2O का एग्जाम्पल लेता हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 1, यानी कि 1 मोल। ऑक्सीजन कितने यूज हुए? 1 ना, तो 1 मोल। कितने वाटर मॉलिक्यूल बने? 1 बना, तो 1 मोल। यही मोल होता है। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार से कहते हो भाई आधा किलो चीनी दे दे, तो वहाँ पे जो क्वांटिटी नाप रहे हो ना आप, वो आधा किलो 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 में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बना? वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल बनाया वाटर का 1 मोल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 3H2 प्लस 3O टेंड्स टू 3H2O, यानी कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बना रहे हैं? 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मोल्स कितने हो गए? 3, 3 और 3। अब जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे नहीं आता कि इसमें कितने मोल है, वो आता है फार्मूला बेस। तो मोल का फार्मूला होता क्या है? मोल का फार्मूला होता है, सिंपल है, 2 फार्मूले होते हैं। सबसे पहली बात, मोल को डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। इसका एक फार्मूला होता है W/m और एक फार्मूला होता है कैपिटल N/n0। तो अगर मैं मोल्स के दोनों फार्मूलों को बराबर रख दूं तो मेरे पास फार्मूला क्या बन गया? W/m इक्वल्स टू N/n0। अब ये W/m/n/n0 क्या है हमारे? W होता है हमारा गिवन वेट जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। M होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का होता है 16। 2 और 16 कितना हो गया? 18। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया पानी का? 18। बहुत आसान है, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। एन होता है नंबर ऑफ एटम्स, या तो आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे या निकलवाएगा। और N0 की वैल्यू गिवन होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपके पास देखिए फार्मूला कुछ भी हो, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो, फार्मूला चाहे कैसे ही पूछवा ले वो, और या क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपको, निकलवाएगा सिर्फ एक चीज़,
या तो वो आपसे डब्ल्यू निकलवाएगा या एम निकलवाएगा या एन नॉट, बाकी सब चीज़ आपको गिवन होगी। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि वो सिर्फ जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन देगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ निकलवाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक कि मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा होगा और होपफुली आपको इसमें समझ में भी आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था इस चैप्टर के अंदर, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या बेनिफिट हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव करूं, और आपकी जो क्वेरीज़ हों उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।